नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो क्या सावरकर ने देश के साथ धोखा किया? क्योंकि राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सावरकर ने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे उनकी बात से सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो ऐसे में सवाल यह खड़ा हो गया है कि महाराष्ट्र के अंदर जो एमवीए सरकार बनी थी, जो अब गिर चुकी है, उसका भविष्य अब कुछ नहीं रह गया है। वो पूरी तरीके से जो गठबंधन था वो अब टूटता हुआ दिख रहा है। तो इसी पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। संजीव जी, एमवीए का भविष्य खत्म, एमवीए पर ब्रेक लग चुका है, क्योंकि जिस तरह से सावरकर को लेकर राहुल गांधी एक तरफ से बात कर रहे हैं और उस पर मुखर होकर उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं हम इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, क्या समझा जाए? देखिए, इतिहास वर्तमान को प्रभावित कर रहा है और इतिहास को वर्तमान के चश्मे से देखने की कोशिशें हो रही हैं। अपने अपने तरीके से इतिहास को देखा जा रहा है। सावरकर तब भी थे जब उद्धव और राहुल एक हुए थे। उनका संदर्भ और इतिहास का वो हिस्सा तब भी था, हमारी राजनीति को प्रभावित कर रहा था। आज की तारीख में सत्ता हाथों से जा चुकी है कांग्रेस और उद्धव के, तो फिर से वो प्रश्न वापिस आ गया है। तो इसे ऐसे समझिए कि क्या एक दूसरे से पिंड छुड़ाने के लिए फिर से इतिहास में घुसा जा रहा है। क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि भारत रत्न दिया जाए और सरकार कब दे रही है बताएं हमें। हाँ बिल्कुल, यानी एक तरफ करीब आने की कोशिश और दूसरी तरफ मुखर होके कि हम आपकी बात से सहमत नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, कुछ साल पहले जब सरकार बनी उद्धव ठाकरे की, तो उस वक्त सावरकर के सवाल पर एक दुविधा थी। एनसीपी भी सावरकर को आराध्य मानती है कि उनके प्रति उनकी बहुत श्रद्धा है। शिवसेना तो मानती ही है और कांग्रेस को साथ में आना था, तब जाकर के सरकार बनती। तो दिल्ली में उद्धव ठाकरे की और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई। ये उसी दौर की बात है। उस मुलाकात में सब कुछ जब बातें हो गई तो उद्धव ने एक बात कही। उद्धव ठाकरे की तरफ से ये रिक्वेस्ट था कि राहुल गांधी सावरकर के खिलाफ बोलते हैं, ये उनकी राजनीति है और वो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ केंद्र कर बोलते हैं। लेकिन जहाँ तक सोशल डायनेमिक्स महाराष्ट्र का है, वो सोशल डायनेमिक्स सावरकर को किसी भी बैड लाइट में नहीं देखना चाहता है। वो उन्हें एक क्रांतिकारी के तौर पर देखता है और इतिहास के उस पक्ष को दोहरा करके गौरवान्वित महसूस करता है जिसमें सावरकर ब्रिटिश से लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा सोनिया गांधी से कि आप राहुल जी से ये कहिएगा कि कम से कम सावरकर के विषय में वो अपनी वो तमाम बातें जो कहते हैं वो न कहें और हमारी सरकार जो है वो अच्छी चलेगी, पर इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। और हिमांशु, उसके बाद से जब तक सरकार चली तब तक में हम लोग ने ये नहीं देखा कि राहुल गांधी सावरकर के सवाल पर महाराष्ट्र में कोई बयान देकर आ गए हों या सावरकर के सवाल पर उन्होंने फिर से वही माफ़ी वाली बात को शुरू कर दिया हो। जब तक सरकार चली उद्धव ठाकरे की, जिसमें कांग्रेस शामिल थी, तब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार अभी गए कुछ महीने हुए हैं, जून के आखिर में सरकार गई थी उद्धव ठाकरे की और अभी नवंबर का महीना चल रहा है और हमने देखा कि जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की प्रवेश उसने किया महाराष्ट्र में, तो आदित्य ठाकरे आए, उद्धव तो नहीं आए और तबीयत ठीक नहीं थी कहा जाता है, इसीलिए शरद पवार भी नहीं आए और सुप्रिया सूले आई। लेकिन वो एमवीए का जो एक गठबंधन था, जो महाविकास अघाड़ी का गठबंधन था, वो गठबंधन इस यात्रा में ही टूट गया। क्योंकि लेकिन कुछ दिन पहले तो लग रहा था कि और मजबूती आ गई है। क्या महाराष्ट्र में कोई दूसरा खेल होने वाला है क्या?
क्योंकि आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए नजर आए थे, लेकिन पर अभी अब देखिए ये सावरकर तो के नाम पर फिर से बिखराव तो आ गया। सावरकर पर कांग्रेस की एक लाइन है, सावरकर पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की एक लाइन है, और जिनकी जो लाइनें हैं वो आज अपनी अपनी लाइनों को पकड़कर बैठे हैं। तो इतिहास में जाकर के वर्तमान को साधने की कोशिश हो रही है। देखिए फैक्ट्स तो नहीं बदले हैं, जो भी फैक्ट्स जो मानता है, और इतिहास में ऑब्जेक्टिव देखने का दौर आजकल है नहीं, इतिहास को अपने हिसाब से देखने का दौर है। तो जो जैसे देख रहा था कुछ दिन के लिए उन्होंने उसको शांत कर दिया था, क्योंकि सत्ता का सवाल था, और अब सत्ता जो है वो उसका प्रश्न नहीं है। अब ये महाविकास अघाड़ी जो बनी थी, जो शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी को मिलाकर बनी थी, तो वो टूट चुकी है, सरकार गिर चुकी है। तो फिर सावरकर की लाइन लेने में किसी को दिक्कत नहीं है। अचानक से क्या नजर आता है? राहुल गांधी की क्या मानसिकता नजर आती है, या फिर राहुल गांधी की क्या रणनीति नजर आती है कि वो महाराष्ट्र में है, 2-4 पन्ने लेकर आए चिट्ठी दिखाकर कि ऐसा ऐसा कहा था और चिट्ठी लिखी थी, भारतीय नेताओं को उस वक्त जो है उन्होंने धोखा दिया, ये सब बातें वो कर डालते हैं सावरकर के बारे में। अचानक से कहां से? ये जिज्ञासा आपकी स्वाभाविक है कि जब वो प्रवेश किया उन्होंने, तो उन्हें बड़ा समर्थन मिल रहा था, और एनसीपी के समर्थक और शिवसेना उद्धव गुट के भी समर्थक साथ आए और भीड़ अच्छी दिख रही थी। फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पर्पसफुली क्यों ऐसा कहा कि सावरकर के सवाल पर वो अटैकिंग मुद्रा में आए, और उन्होंने सावरकर को माफ़ी मांगने वाली बात क्यों कही महाराष्ट्र में, जबकि वो अच्छी तरह जानते थे कि इसके नतीजे क्या होंगे। उनके एक सहयोगी दल उद्धव ठाकरे गुट जो शिवसेना का है, उसे ही ये नागवार गुजरेगा। तो कोई भी बात बड़े राजनेता जब करते हैं तो उसका एक पर्पस होता है। आज की तारीख में मैं एक तरफ राहुल गांधी के बयानों को रखता हूं और दूसरी तरफ मैं संजय राउत के बयानों को रखता हूं। संजय राउत जब से जेल से बाहर आए हैं, लोगों ने ये उम्मीद की थी कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी, शिंदे की सरकार जो वहाँ चल रही है महाराष्ट्र में, और केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लेंगे, जैसा कि उनका तेवर दिख रहा था जब वो जेल जा रहे थे। लेकिन 100 दिनों का जो फासला है उसमें उनके विचारों में ऐसा लगता है परिवर्तन आया है। उनके जो बयान हैं वो सरकार के खिलाफ सॉफ्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा है कि फडणवीस अच्छा काम कर रहे हैं। शिंदे को छोड़ करके उन्होंने सबों की तारीफ की है। एक नाथ शिंदे चूंकि पार्टी तोड़ के गए हैं तो उनके बारे में उनको कुछ नहीं कहना है, लेकिन बाकियों के बारे में उन्होंने तारीफ की है। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से ये बयान मतलब पहले ही आया कि संजय राउत से हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, वो अगर सही भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हम जो है उनकी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ये तो फिर वही लाइन हो गई ना कि कोई किसी के खिलाफ अब बोल ही नहीं रहा है, जबकि सब उनके जेल जाने से पहले खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा दिखाने की कोशिश। जबकि ऐसी स्थिति संजय राउत के जेल जाने के पहले की तो थी नहीं। वहां तो एक दूसरे के खिलाफ बड़े मुखर थे। तो कहीं कुछ बदला है, मतलब ये 100 दिन में आकर कहीं कुछ बदला है वहां की राजनीति में। और महाराष्ट्र में, हाँ, और महाराष्ट्र में उस दिन टाइगर इज बैक। लेकिन एक चीज बड़ी मजेदार थी कि टाइगर वापस आने के बाद शांत हो गया है, जबकि टाइगर की जो फितरत है वो पहले नजर आती थी, अब नजर नहीं आ रही। टाइगर इज बैक के नारे वाले लग रहे हो, वैसा कुछ है नहीं। अब उसकी 2 वजहें हो सकती हैं। एक तो यह है कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया हो। दूसरी बात यह है कि क्या महाराष्ट्र में फिर से पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होने वाला है, वहां की राजनीति में फिर से कोई बदलाव होने वाला है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पहले के साथी थे वो फिर पहले के साथी की तरह हो जाने वाले हैं, और जो पहले एक दूसरे के खिलाफ थे वो पहले की तरह अब एक दूसरे के खिलाफ हो जाने वाले हैं? और क्या इसी वजह से राहुल गांधी ने कहीं ये बयान तो नहीं दिया है और उस टूट को फॉर्मल कर दिया एक तरह से उन्होंने? क्योंकि अगर आप अपनी आइडियोलॉजी के लिए किसी गठबंधन को तोड़ते हुए नजर आए तो फिर भी आपके पास एक मॉरल अथॉरिटी रह जाती है। संजीव जी, उद्धव ठाकरे ने अगर सावरकर का पक्ष लिया है तो उसके पीछे क्या उनकी मजबूरी नहीं है? क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो शिंदे गुट उनको और भी घेर लेता, क्या ऐसा नहीं लगता है? नहीं, उनकी मजबूरी नहीं है, ये उनकी राजनीति है। आप
ये बात समझिए कि शिवसेना राजनीति करती कहाँ है, वो तो महाराष्ट्र में करती है ना। और विनायक दामोदर सावरकर महाराष्ट्र में वीर सावरकर हैं, और जो भी उनकी जो फॉलोअरशिप है उसमें वो वीर सावरकर हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें वीर सावरकर कहती है। तो उस व्यक्ति के बारे में कोई नेगेटिव बोले, उसके साथ वो रह नहीं सकते हैं। वो उनकी राजनीति है, उनकी मजबूरी नहीं है, और वो तब भी थी, यही लाइन उनकी थी। बस इतना था कि उस वक्त राहुल नहीं बोल रहे थे। अब राहुल बोल रहे हैं, तो राहुल क्या कुछ बात को परख रहे हैं? क्या उन्होंने देख लिया है कि कुछ नई राजनीतिक समीकरण महाराष्ट्र में बनती नजर आ रही है? क्या उन्हें यह बात समझ में आ गई है? और इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसी लाइन ली है जिसमें कि अगर मान लीजिए कि टूट होती है कल को, जो कि अब साफ दिख रही है कि होने जा रही है। अब से कुछ देर पहले जो आदित्य ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने साफ कहा कि जो लाइन उद्धव ठाकरे की है वही लाइन हमारी है। अब उद्धव ठाकरे की क्या लाइन थी? उन्होंने साफ कहा राहुल गांधी ने गलत बोला, राहुल गांधी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए सावरकर के बारे में। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि जो बात संजय राउत कह रहे हैं वो भी सही है। संजय राउत ने कहा है कि सावरकर के सवाल पर गठबंधन टूट सकता है। बिल्कुल उन्होंने कहा सही है, यानी कि टूट सकता है। तो इसका अर्थ यह है कि गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं शिवसेना कांग्रेस से सावरकर के सवाल पर, और गठबंधन टूट जाएगा ये जानते हुए राहुल गांधी ने बोला सावरकर के खिलाफ। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि कम से कम ये जो सब कुछ हो रहा है, ये नेता तो समझ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। गठबंधन टूटने वाला है, सोची समझी चीजें हो रही हैं। हाँ, राहुल गांधी को भी पता है, शिवसेना को भी पता है कि क्या होगा इसका इम्पैक्ट। बिल्कुल सोच समझ कर बोल रहे हैं, अगर और चाहते हैं कि वो एमवीए खत्म हो जाए। देखिए एमवीए का काम हो गया। शरद पवार का इसमें कुछ रोल रहेगा क्या? देखिए शरद पवार और कांग्रेस एक नेचुरल अलाई हैं, वहां पर हमेशा से रहे हैं। लेकिन पर ये प्रश्न जो है शरद शरद पवार के सामने खड़ा हो जाएगा आने वाले दिनों में कि भाई सावरकर पर वो क्या कहते हैं, क्या स्टैंड है उनका, क्योंकि उन्हें भी वहां की राजनीति करनी है। पर दूसरा दिक्कत उनके साथ ये है कि उनका एक मेजर सपोर्ट बेस जो है वो मुस्लिम वर्ग से आता है। तो वो बहुत ज्यादा हिंदू लाइन लेकर के राजनीति करने में यकीन नहीं रखते हैं, तो वो बीच का रास्ता ढूंढ लेते हैं। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने कहा कि पिछड़ों की बात करने वाले सबसे पहले जो आगे आए थे वो सावरकर ही थे, और सावरकर को वो भी बहुत मानते हैं, और वो स्वतंत्रता संग्राम में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को उन्होंने हमेशा सराहा है, और महाराष्ट्र की कोई पार्टी सावरकर के खिलाफ जा नहीं सकती है। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं जो देख पा रहा हूं, शिवसेना एक शिंदे गुट तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार चला रहा है, दूसरा गुट सावरकर के नाम पे बीजेपी के साथ हो सकता है, एनसीपी ऐसी पार्टी है जो किधर भी जा सकती है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल महाराष्ट्र की सियासत का बन गया है, ये मान के चले। देखिए अगर सावरकर एक ऐसे इशू बनकर के सामने आते हैं जिसमें कि उनके नाम पर कम से कम जो टूटे बिखड़े लोग हैं, जो पहले सहयोगी रह चुके हैं, वो एक होने से लगते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सावरकर के सवाल पर, वो तो कुछ ऐसा ही दिखा रही हैं। आखिर महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते राहुल गांधी को ऐसा क्या पता लग गया कि उन्होंने एक राजनीतिक लाइन ले ली वहां जाकर के, या फिर राहुल गांधी की अब के बाद जो यात्रा होने वाली है वो पॉलिटिकल लाइन को लेकर के ही चलेगी। लाइन तब ले ली जब आदित्य ठाकरे कुछ दिन पहले उनके साथ कदम ताल कर रहे थे। और आदित्य क्या समझते हैं सावरकर को वो अच्छी तरह जानते हैं। बावजूद इसके उन्होंने फिर वो कागज निकाला और कहा कि इसमें देखिए माफी मांगी गई है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अलग है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ये कहता है कि विनायक दामोदर सावरकर विदेश में थे, वहाँ पढ़ाई के लिए गए थे, वहाँ वो इंडिया हाउस और इस तरह के जो संगठन चल रहे थे विलायत में, इंग्लैंड में, उसमें वो शामिल हो गए और शामिल होकर के वो भारत की आज़ादी के लिए काम करने लगे। ये हकीकत है। वहाँ उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें भारत प्रत्यर्पित एक्स्ट्राडाइट किया गया, जहाज़ में उन्हें बिठाया गया। वो जहाज़ से लाए जा रहे थे। सावरकर को पता था कि बहुत कष्ट दिया जाएगा, वहाँ जाकर जेल दी जाएगी। उन्होंने जब
फ्रांस पहुंचा जहाज, तो वहाँ से उन्होंने भागने की भी कोशिश की और मैं असाइलम ले लूँ फ्रांस में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने उन्हें वापस ब्रिटिशर्स को सौंप दिया और फिर ब्रिटिशर्स उन्हें भारत लेकर के आए और उन्हें 50 साल की सज़ा दी। वो 50 साल की सज़ा उन्हें सेलुलर जेल में काटनी थी, अंडमान, जो कि काला पानी कहलाता था। उस काला पानी में उन्होंने 10 साल काटा भी और उसके बाद उन्होंने जो पत्र लिखा है वो पत्र ही बहस का विषय है। तो वो किन संदर्भों में उन्होंने लिखा, क्या उन्होंने कोई व्यक्तिगत फायदे के लिए ये सब किया था या फिर देश की आज़ादी और स्वतंत्रता संग्राम के लिए किया था? क्या वो जो बातें कही जा रही हैं कांग्रेस के द्वारा कि एक तरफ तो गांधी लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, तो ये तमाम प्रश्न जो हैं वो इतिहास के उस पायदान पर है जहां से हम बहुत दूर आ चुके हैं। सावरकर को हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, कांग्रेस अपने फायदे के लिए, भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए, हर कोई अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये देखिए, समझा जा सकता है। सावरकर को इतिहास में जाकर के उन्हें कैसे समझा जाए, अब ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है समाज में। छात्रों को क्या पढ़ाया जाए और ऑब्जेक्टिवली वो क्या समझें सावरकर के बारे में? क्या वो एक सावरकर को समझें जो इंग्लैंड जाता है और संघर्ष करता है? क्या वो दूसरे सावरकर को समझें जो ऐसी चिट्ठी लिखता है? हालांकि क्या वो उस समय ऐसी चिट्ठियां लिखने का एक चलन था, ये भी प्रश्न सामने आया है, क्योंकि महात्मा गांधी की भी चिट्ठी सामने आई है जिसमें कि कुछ उसी तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया है और फडणवीस ने उस चिट्ठी को ट्वीट भी किया है और पूछा है राहुल गांधी से कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। क्या अंग्रेजी का जो वो यूसेज था उस दौर का एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस था जो कि उस वक्त ऐसे ही लिखा जाता था? बहुत सी बातें हैं ऐसी, लेकिन आप इतना मान लीजिए कि इतिहास को इतिहास में ही रहने दिया जाए। विनायक दामोदर सावरकर के जीवन का एक हिस्सा ब्रिटिश से लड़ते हुए गुजरा है, ये हकीकत है, ये सच है, तभी वो गिरफ्तार हुए थे। पर उनके बाकी के जीवन के हिस्से को मौजूदा राजनीति के चश्मे से देख करके फायदा नुकसान एक दूसरे का किया जाए, फिलहाल कोशिशें ये हो रही हैं और ये समझना पड़ेगा कि इन कोशिशों के जरिए मौजूदा राजनीति को साधा जा रहा है। मौजूदा राजनीति जो महाराष्ट्र की है, जहां पर शायद राजनीति करवट ले रही है, शायद कुछ नया होने वाला है वहां गठबंधनों के लिहाज से, और शायद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उसको भांपते हुए कुछ ऐसी लाइन ली है जो कांग्रेस को सूट करती है। इस चर्चा का निचोड़ ये कि एमवीए का जो गठबंधन था वो अब साइडलाइन होता हुआ नजर आ रहा है और एक नया गठबंधन फिर से वो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी एक ही गुट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, दूसरा गुट भी आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में नजर आ जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, बिहार में ऐसे ही एक सहयोगी पार्टी टूटी, लोक जनशक्ति पार्टी, चाचा और भतीजे की बिल्कुल लड़ाई हुई। संयोग ऐसा हुआ कि मंत्री तो बनाया गया चाचा को, लेकिन राजनीति में ज्यादा बेहतर कर गए भतीजे। लोगों के बीच उनका जुड़ाव ज्यादा था और इस कारण से अभी जो बाई इलेक्शन हुए वहां पर चाचा के रहते हुए भी भतीजे को बुलाया गया और अमित शाह और चिराग पासवान की मुलाकात हुई। तो शायद वो जो राजनीतिक रसूख चिराग पासवान ने इतने दिनों में बना ली, उसी का नतीजा था कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने उनको बाकायदा कॉल करके बुलाया और उनसे आग्रह किया कि आप बिहार में हमारे लिए प्रचार कीजिए। उन्होंने प्रचार किया और अगर बहुत चंद हजार से एक सीट जीती गई तो जाहिर है कि उसमें कंट्रीब्यूशन इन सब फैक्टर्स का रहा होगा। जो 5-6% वोट पासवानों के कहे जाते हैं उनका भी रहा होगा, क्योंकि उस इलाके में गोपालगंज में पासवान वोट हैं। तो देखिए अब क्या होने लगा है कि भाई दोनों लोग मिलो, आप चाचा भी साथ आए, भतीजे भी साथ आए, इस तरह की बातें होने लगी हैं। चाचा भतीजे तो उत्तर प्रदेश में भी साथ आ गए। तो पार्टी के जो फैक्शंस हैं वो साथ आते हैं, कालखंड में जब दूर होते हैं तो साथ आते हैं। शिवसेना के साथ ऐसा होने वाला है क्या? हमें इस वक्त नहीं लग रहा है। ओरिजिनल शिवसेना की लड़ाई चल रही है, चुनाव आयोग को वो तय करना है सिंबल के बारे में। जैसे लोक जनशक्ति पार्टी 29 तारीख को जाएगी, दोनों धड़े उनके, वैसे ही 23 तारीख को शिवसेना वाले भी जाने वाले हैं और ये सब कुछ तय होना है। भारतीय जनता पार्टी आखिरकार बहुत इसमें अहम भूमिका निभाने जा रही है। और क्या भारतीय जनता पार्टी का रुख है
है ना, वो बड़ा स्पष्ट नजर आने लगा है। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी ने इन सबको भांप लिया और राहुल गांधी ने अपनी लाइन ले ली, क्योंकि ओवैसी हमेशा ये सवाल करते थे कि आप जब सेक्युलर हैं तो उद्धव के साथ कैसे हैं। तो क्या उन्होंने वो काम खत्म कर दिया महाराष्ट्र में, और एनसीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो इन तमाम विरोधाभासों के बावजूद अब तक चलता रहा है, उसी के साथ वो रहना चाहते हैं क्या? क्या ये इन्होंने तय कर दिया? और अब के बाद क्या वो इसी तरह से राजनीतिक लाइन लेंगे? क्योंकि यहां के बाद सीधे भारतीय जनता पार्टी से उनकी टक्कर होगी। अभी महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश जाएंगे, फिर वो राजस्थान जाएंगे, फिर वो उत्तर प्रदेश आएंगे, फिर वो दिल्ली आएंगे, और ये शायद जो राजनीतिक काल है इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा का, वो शुरू हो रहा है। कुल मिलाकर जितनी चर्चा भारत जोड़ो यात्रा के 70 दिनों में नहीं हुई, उतनी चर्चा जो है अब हो रही है जो ये सावरकर को लेकर जो लाइन राहुल गांधी ने ली है उस तरफ। तो ऐसे में आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में और भी कुछ उथल पुथल देखने को मिलेगी। हमारे दर्शक भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, ये जो राजनीति हो रही है इसको किस तरह से देखते हैं। क्या उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने अपनी अपनी लाइन पकड़कर इस एमवीए को खत्म कर दिया है? कोई नया गठबंधन अब क्या महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।